दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है या फिर पर्याप्त है। ठीक, अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है एक्स, वाई और जेड की औसत मजदूरी क्या होगी। इनकी यहाँ पर हमसे औसत मजदूरी पूछी गई है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कथन पहला कहता है कि वाई का वेतन, वाई जितना कमाता है वह एक्स और जेड का आधा है, यानी कि वाई जितना भी कमाता है वह एक्स और जेड का आधा है। तो पहले कथन को चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट कथन की बात करें तो देखिए वाई जो कमाता है वह एक्स और जेड का आधा कमाता है। यदि हम बोलें कि एक्स और जेड 1 रुपया कमाते हैं तो आप क्या बोलोगे कि वाई कितना कमाता होगा, 0.5 कमाता होगा। यदि हम यहाँ पर बोलें कि एक्स और जेड 2 रुपये कमाते हैं तो यहाँ पर वाई कितना कमाता होगा, 1 रुपया कमाता होगा। यदि हम बोलें कि एक्स और जेड 3 रुपये कमाते हैं तो आप क्या बोलोगे वाई कितना कमाता होगा, तो वाई 1.5 कमाता होगा। इस प्रकार से तो काफ़ी सारी संभावनाएं इस प्रकार से बन सकती है। तो जब काफ़ी सारी संभावनाएं बन सकती हैं लेकिन यहाँ पर कोई एक निश्चित संभावना नहीं है, कोई एक निश्चित संभावना नहीं है कि हम इनका औसत मजदूरी बता सके। औसत मजदूरी बताने के लिए एक निश्चित संभावना होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपकी एक निश्चित संभावना नहीं है। इसी प्रकार से हम यदि बोल दें कि एक्स और जेड 4 रुपये कमाते हैं तो वाई कितना कमाएगा, 2 रुपये कमाएगा। तो कोई निश्चित नहीं है। जब कोई निश्चित नहीं है तो हम कह सकते हैं कि कथन ए में जो दिया गया है, कथन पहले में जो दिया गया है वाई का वेतन एक्स और जेड का आधा है, तो इससे हम औसत मजदूरी नहीं बता सकते। तो ये फर्स्ट जो कथन होगा वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम सेकंड कथन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपये अधिक कमाते हैं और बोला गया है कि जेड जो है वह 500 रुपये कमाता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, यदि हम सेकंड कथन की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 रुपये अधिक कमाते हैं, वे 40 रुपये अधिक कमाते हैं। ठीक, किससे, जेड से 40 रुपये अधिक कमाते हैं। और यहाँ पर जेड जो है वह कितना कमाता है, 500 रुपये कमाता है। जेड जो है वह 500 रुपये कमाता है। जेड से एक्स और वाई मिलकर 40 रुपये अधिक कमाते हैं, यानी कि 500 + 40 इतने रुपए ये एक्स और वाई कमाते हैं और जेड कमाता है 500 रुपये। अब यहाँ पर इनका टोटल कितना हो गया, तो इनका हो जाता है 540। कितना हो जाता है, 540, और इसका टोटल कितना है, 500। ठीक, अब यदि हम यहाँ पर औसत निकालने की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1040। कितना हो जाएगा, 1040। अब कितने लोग हैं, तो 1 2 3 लोग हैं। हम 3 से यहाँ पर क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। क्या यहाँ पर हम औसत बता सकते हैं? क्या यहाँ पर कंफर्म है कि इस यहाँ पर ये जो आपका दूसरा कथन दिया गया है इसके द्वारा हम इनका औसत बता सकते हैं? तो आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल ही हम बता सकते हैं, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल ही हमारी बिल्कुल सही बन रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कथन 2 जो है वह आपका सही है। तो यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, तो दोनों पर्याप्त नहीं है, सिर्फ दूसरा पर्याप्त है। इसे यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। दूसरा है ना कथन 1 या ना कथन दूसरा पर्याप्त। ठीक, दोनों में से कोई भी पर्याप्त नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा हमारा पर्याप्त है। केवल कथन 1 पर्याप्त है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, केवल कथन 2 पर्याप्त है। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्राय 5 बजे चलती है। काजीपेट से 5 बजे चलती है और दोपहर को 3 बजे बेंगलोर पहुंच जाती है। ठीक, काजीपेट से 5 बजे चलती है और 3 बजे बेंगलोर पहुंच जाती है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से प्राय 7 बजे चलती है। कितने बजे चलती है, 7 बजे चलती है और शाम 5 बजे काजीपेट पहुंच जाती है। ठीक, ये दूसरी रेलगाड़ी जो है वह विपरीत दिशा से, यानी कि बेंगलोर से चलती है 7 बजे और 5 बजे काजीपेट पहुंच जाती है। ठीक, इसके बाद बोला गया है दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और बोला गया है कि मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही है। ठीक,
ये दोनों ही रेलगाड़ियाँ जो हैं वे एक समान चाल से ही चल रही हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि ये आपस में कब मिलेंगी, यानी कि एक यहाँ से इधर जा रही है और वो दूसरी उधर से इधर आ रही है। अभी आपस में मिलेंगी तो कब मिलेंगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजीली कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और वो क्या है वो चीज़ आप देख लीजिए। यहाँ पर हम बोले एक है आपकी फर्स्ट रेलगाड़ी और एक है आपकी सेकंड रेलगाड़ी। उसने बोला गया है कि एक समान चाल से चल रहे हैं वो, यानी कि दोनों की जो चालें हैं वो क्या है आपकी समान है। यानी कि इसकी बोल दिया हमने 1 किलोमीटर प्रति हावर की इसकी चाल है, तो सेकंड वाले की क्या है 1 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पर हम यदि देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर पहली जो रेलगाड़ी है वह काजीपेट से 5 बजे चलना स्टार्ट करती है। अब यहाँ पर देखिए एक है आपका काजीपेट, एक है आपका काजीपेट और कहाँ पर पहुँचती है बेंगलोर, यानी कि बी। यहाँ पर हम बी लिख देते हैं। ठीक, एक है बी और एक है आपका काजीपेट के से चलती है बी तक पहुँचती है पहली जो रेलगाड़ी है, फर्स्ट जो रेलगाड़ी है। ठीक, चलना स्टार्ट कब करती है 5 बजे, यानी कि 5 बजे वह चलना स्टार्ट करती है। पहुँचती कितने बजे है तो 3 बजे पहुँचती है। कितने बजे 3 बजे वह पहुँच जाती है। पहली जो रेलगाड़ी है 5 से 3 यदि आप देखोगे तो यहाँ पर हो जाता है आपका टोटल 10 घंटे का समय हो जाता है। कितने का 10 घंटे का टोटल 10 घंटे का समय हो जाता है के से बी तक पहुँचने में। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप। तो सेकंड जो ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन जो है वह इधर से इधर की साइड जा रही है। ठीक, अब सेकंड ट्रेन जो है वो उधर से इधर आ रही है। हम बोले एक सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन है। अब ये क्या कर रही है कि 5 बजे चल रही है। कितने बजे चल रही है 5 बजे। 5 बजे के टाइम पर ये चलती है और पहुंचती कितने बजे है, सॉरी वह 7 बजे चलती है, सॉरी 7 बजे चलती है, 7 बजे चलती है और यहाँ पर वह 5 बजे पहुँचती है। 5 बजे वह पहुँच जाती है। 7 बजे चलती है और 5 बजे पहुँच जाती है। और यहाँ पर देखोगे तो 7 से आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर ये भी आपकी टोटल 10 घंटे में ही पहुँचती है। कितने घंटे में 10 घंटे में ही पहुँचती है। ये भी जो ट्रेन है वह 10 घंटे का समय ले रही है और ये भी जो ट्रेन है ये भी क्या कर रही है 10 घंटे का समय ले रही है। यानी कि ये जो दूरियां तय कर रही हैं वो आपकी 10 घंटे में ही तय कर रही हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, ये जो ट्रेन है यह 5 बजे चलना स्टार्ट करती है और ये जो ट्रेन है यह 7 बजे चलना स्टार्ट करती है। ये ट्रेन इस ट्रेन से 2 घंटे पहले ही चलती। ये ट्रेन जो है पहली वाली जो ट्रेन है वह सेकंड वाली ट्रेन से 2 घंटे पहले ही चलना स्टार्ट कर देती है। जब ये 2 घंटे पहले ही चलना स्टार्ट कर देती है, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आइए पहले 1 किलोमीटर प्रति हावर की चाल इसकी है और 1 किलोमीटर प्रति हावर की चाल इसकी है। यदि समय की बात करें तो समय भी दोनों क्या करते हैं बराबर लेते हैं। और यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि जब दूरियां समान हो तो समय का जो रेशियो होता है वह विपरीत हो जाता है। ये किसका रेशियो है, चाल का रेशियो है। अब यहाँ पर समय की बात करें तो आप क्या करोगे, इसे पलट दोगे और लेकिन यहाँ पर आप पलटो या ना पलटो यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर हम यदि समय की बात करेंगे, तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा 1 हावर रेशियो 1 हावर। ठीक, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि फर्स्ट ट्रेन जो है वह 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है और सेकंड ट्रेन जो है वह भी 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी ही तय करती है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो समान समय दोनों ले रही हैं और समान चाल के लिए ही यहाँ पर बोला गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम बोलें कि यहाँ के से लेकर बी तक की जो टोटल दूरी है, के से लेकर बी तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, तो आपको अच्छे से पता है 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, तो वहाँ पर 10 घंटे में टोटल 10 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो टोटल दूरी है वो कितनी है 10 किलोमीटर। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। के से लेकर बी तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी है 10 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये 2 घंटे पहले निकल रही है, ये ट्रेन जो है वह 2 घंटे पहले निकल रही है। तो 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी, तो 2 घंटे में मान के चलिए यहाँ पर ये 2 घंटे में तय कर रही है, तो 2 घंटे में ये 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। 2 घंटे में यह 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी।
जब ये फर्स्ट ट्रेन जो है जब यहाँ पर पहुँचेगी, जब ये फर्स्ट ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी तब ये दूसरी वाली जो ट्रेन है ये चलना स्टार्ट करेगी। जब ये फर्स्ट वाली ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी, जब 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, तब ये सेकंड वाली जो ट्रेन है यह चलना स्टार्ट करेगी। तो अब हमें यहाँ पर जो टोटल दूरी मिलेगी, टोटल दूरी जो मिलेगी, क्योंकि देखिए टोटल दूरी जो आप देखोगे वो किस प्रकार से देखोगे, उनके बीच में यदि आप ये देखोगे कि ये ट्रेन इधर जा रही है और वो ट्रेन इधर उधर से इधर आ रही है, तो यह कब मिलेंगी। यदि आपको ये चीज़ चाहिए तो दोनों ही ट्रेनें क्या हैं, गतिमान अवस्था में होनी चाहिए। अब गतिमान अवस्था में दोनों तब होंगी तब पहली ट्रेन जो है वह 2 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, वो पहले से ही गतिमान है। लेकिन बी जो है वह 7 बजे से चलना स्टार्ट किया तो वह बाद में गतिमान हुई 2 घंटे के बाद। यानी कि ये ट्रेन जो है 2 घंटे पहले तय कर चुकी थी, उसके बाद ये गतिमान हुई। तो अब इनके बीच में टोटल दूरी कितनी हुई, तो ये आप बोल दोगे कि 8 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये 2 घंटे पहले ही चल चुकी थी। ठीक, तो यहाँ पर अब टोटल दूरी की बात करें, अब टोटल दूरी की बात करें तो कितनी है आपकी, 8 किलोमीटर। ठीक, अब दूसरी चीज़ आप देखोगे तो एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर से इधर आ रही है। यदि हम यहाँ पर सापेक्ष चाल की बात करें, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल की बात करें तो आपको अच्छे से पता है, यदि एक ट्रेन इधर जा रही होती और दूसरी ट्रेन भी इधर ही जा रही होती तो यहाँ पर क्या होता कि दोनों चालों का क्या करते, हम अंतर कर देते। क्या करते, अंतर कर देते। लेकिन अब एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन उधर से इधर आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस कर देते हैं दोनों की चालों का। और चालों का रेशियो कितना है, 1 किलोमीटर प्रति हावर, 1 किलोमीटर प्रति हावर। तो चाल कितनी हो जाएगी हमारी, 2 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पर हमें दूरी मिल चुकी है, दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति हावर। चाल हमें मिल चुकी है 2 किलोमीटर प्रति हावर। अब यहाँ पर हमें निकालना था कि वह कब मिलेंगे, यानी कि हमें समय निकालना था। जब भी हमें समय निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दूरी को लेते हैं और उसमें हम भाग लगा देते हैं चाल से। तो क्या हो जाएगा, 4 निकल जाएगी हमारे समय, 4 हावर। कितना निकल जाएगा हमारा, 4 हावर। यानी 4 घंटे का समय लगेगा उनको एक जगह पर मिलने में। ठीक, अब यहाँ पर 4 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि वह कितने बजे मिलेंगी, वह कितने बजे मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सेकंड ट्रेन है ये 7 बजे चलना स्टार्ट कर रही है और यहाँ से हमने जब इसे यहाँ से स्टार्ट किया था, इनको मिलने के लिए समय जो हमने लिया था वो भी हमने 2 घंटे बाद का लिया था, यानी कि 7 बजे का ही लिया था, क्योंकि वही हमें लेना था। ठीक, तो यहाँ पर 7 बजे के बाद हम जोड़ देंगे। 7 में यदि आप 4 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है आपका, 11। कितना हो जाता है, 11। यानी 11 बजे वह मिल जाएंगे। समझ आया होगा अच्छे से, नहीं समझ आया हो तो एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा, 100% ये समझ आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3,420 रुपये में चाय का एक सेट बेचा, जो लागत कीमत से 43% कम था। कितना था, 43% कम था। इस पर 10% लाभ प्राप्त करने हेतु 10% लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रेता को सेट डैश रुपए अधिक में बेचना चाहिए था। तो कितने रुपए अधिक में बेचना चाहिए था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए जो सेट बेचा गया है वह कितने रुपए में बेचा गया है, 3,420 रुपये में। लेकिन ये जो आपकी कीमत है वह 43% कम है। क्या है, 43% कम है। अब मान लीजिए कि CP जो है वह कितना है आपका, 100 है। कितना है, 100 है। तो यहाँ पर देखिए 100% होगा, वो क्या होगा, 100%। अब यहाँ पर 43% कम में क्या था कि बेचा गया है, 43% कम में बेचा गया है, यानी कि 43% की हानि हो रही है। क्या हो रहा है, 43% की हानि हो रही है। यदि 43% की हानि की बात करें, 43% की यदि हम हानि की बात करें तो कितना हो गया, 100% में से आप 43% आप माइनस कर दोगे, कितना बचेगा आपका, 57%। कितना बच जाएगा आपका, 57%।
10%। ठीक, अच्छा ये समझ आ गई होगी इतनी सी चीज़। अब यहाँ पर बोला गया है इसी पर 10% लाभ प्राप्त करना है। अब इसी पर 10% लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपए में बेचा जाएगा? तो यदि 10% लाभ की बात करें, किसकी? 10% हम लाभ की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 में आप 10% ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 110%। कितना हो गया? 110%। अब यहाँ पर जो बेचा गया था वह 43% कब में बेचा गया था, यानी कितनी परसेंट पे बेचा गया था? 57% पर बेचा गया था। 57% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3420। कितनी दी हुई है? 3420 रुपये। ठीक, अब ये 3420 रुपये है, 57 से इसमें भाग लगाना है तो 5 या 15, ठीक, 5 6 30, यानी कि 6 बार। देखिए यहाँ पर देखिए ये 6 बार में आपका डिवाइड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्योंकि देखिए 5 से यदि हम इंटू करते हैं 5 6 30 होता है, यानी कि 3 आपका आ रहा है। और यहाँ पर 7 इकाई अंक की बात करें तो 7 इकाई अंक में ऐसा भी अंक आता है जिसमें आपका 2 होता है। जैसे कि हम बात करें 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिकी 7 चौटाई 7 35 और 7 6 42। 7 का यदि हम 6 बार इंटू करते हैं कितना आता है? इकाई अंक 2 आता है। तो यहाँ पर ये आपका 6 बार डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं 57 इंटू 6 हम करते हैं, 6 7 42 की 2 हासिल लगी 4 और 6 5 30 और 4 34। ठीक, यानी कि यहाँ पर क्या है? 342 जो है वह 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 57% की वैल्यू है आपकी इतनी, तो 1%, हमने बोला 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अब हमने बोला कि उसे 10% लाभ कमाना है। जब 10% लाभ कमाना है तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे कि सर 60 में 110 से इंटू कर देंगे तो 11 छिंग 66 हो जाएगा। 66 और 0 0। ठीक, कितना हो जाएगा? 66 0 0। सॉरी, ये 66 है, 66 0 0। अब यहाँ पर बोला गया था कितने रुपए अधिक में बेचना होगा। कितने रुपए अधिक में बेचना होगा? तो अधिक के लिए लाभ में तो आपका इतने में बेचा जा रहा है, हानि में आपका इतने रुपए में बेचा जा रहा है। इनका हमें अंतर निकालना होगा। तो 6600 में से हम 3420 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। लास्ट में 80 कहाँ पर आ रहा है? तो देखिए लास्ट में 80 जो है वह 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर एक में है आपका 5 और एक में है आपका 1। ठीक, आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितने बचेगा आपका? 5। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यानी कि 180 वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और 180 वाला हमारा ये है। तो ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:। देखिए वर्तमान आयु की बात कर रहा है तो 5:4 है। ठीक, इसके बाद बोला गया है आज से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, आयु का अनुपात कितना है? 11:9 है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कि वर्तमान में सतीश की आयु, ओनली सतीश की आयु यहाँ पर पूछी गई है। तो सतीश की आयु कितनी होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वर्तमान की आयु की बात करें तो उनका अनुपात कितना दिया गया है? 5:4। अब देखिए एक है आपका साई और एक है आपका सतीश, एक है साई और एक है आपका सतीश। वर्तमान आयु की बात करें, किसकी? वर्तमान तो वर्तमान की बात करें तो रेशियो दिया गया है 5:4। ठीक, ये वर्तमान में रेशियो दिया गया है। अब बोला गया है कि 3 वर्ष बाद, कब? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद का जो रेशियो है वो कितना है? तो वो दिया गया है आपका 11:9। कितना दिया गया है? 11:9। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, साई और सतीश जो है यदि 3 वर्ष बाद, यदि हम 3 वर्ष बाद की बात करें, ये तो आपकी वर्तमान आयु का रेशियो है 5 और 4, लेकिन 3 वर्ष बाद की बात करें, देखिए एग्जांपल से समझिए, हमने बोला कि ये x है और एक ये y है। अभी इसकी प्रेजेंट में जो इनकी आयु है वो मान के चलिए आपकी, जैसे कि इसकी 5 वर्ष है और इसकी 10 वर्ष है, इसकी 5 वर्ष है और इसकी 10 वर्ष है। अब हम बोलें कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी होगी? तो आप बोलोगे कि 5 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब इनका अंतर देखिए, इनका अंतर देखोगे तो कितना है? 3 का अंतर है। इनका अंतर देखोगे तो 3 का अंतर है, यानी कि दोनों जो है वे समान रूप से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, साई और सतीश है, वर्तमान में आयु, उनकी आयु का रेशियो कितना भी हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन
3 वर्ष बाद जो रेशियो है वह जो होगा इनका बराबर बढ़ना चाहिए। यदि 4 वर्ष बढ़े, 5 वर्ष बढ़े, 6 वर्ष बढ़े, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना भी बढ़ रहा है वह दोनों का बढ़ेगा, एक साथ ही बढ़ेगा। जब दोनों का एक साथ बढ़ेगा तो एक समान ही बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 और 9 का अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है आपका 5 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर 5 और 11 का आप अंतर देखोगे तो 5 और 1 6 का अंतर आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो अंतर आपका समान है, आपका अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए आपको क्या करना है, अंतर समान करने के लिए आपको क्या करना है कि देखिए 5 और 4 का अंतर कितना है 1 है, 9 और 11 का अंतर कितना है 2 है, 9 और 11 का अंतर 2 है, 5 और 4 का अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 1 बन रहा है, यहाँ पर अंतर 2 बन रहा है। इन दोनों का रेशियो का अंतर क्या है, अलग अलग है। हमें सेम करना है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम 1 में यदि हम 2 से इंटू कर देंगे तो ये आपका 2 बन जाएगा, कन्फर्म है। तो ये जो रेशियो है इसमें हम क्या करते हैं कि 2 से इंटू कर देते हैं। कितना रेशियो बन जाएगा आपका 4 दूनी 8, कितना बन जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ये रेशियो बन गया आपका वर्तमान का, किसका, वर्तमान का। ठीक, वर्तमान का जो नया हमारा रेशियो बना वो कितना बना आपका 10 बन गया, और यहाँ पर इसका 8 बन गया। अब यहाँ पर आप इनका अंतर देख लीजिए, यहाँ पर देखोगे तो इनका अंतर कितना बन रहा है आपका 1 अंतर बन रहा है, और इनका भी अंतर देखोगे तो इनका अंतर क्या बनना है 1 ही बन रहा है। ठीक, तो दोनों साइड में अंतर क्या है, बराबर अंतर हो गया है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए अंतर कितना है, 1 का अंतर है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, तो एक रेशियो की वैल्यू है आपकी 3 वर्ष, 3 वर्ष बढ़ रहा है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 3 वर्ष, कितनी है 3 वर्ष। अब यहाँ पर हम बोले किसके लिए पूछा गया है, हमारा साई के लिए या सतीश के लिए, तो आप बोलोगे सतीश के लिए पूछा गया है। तो सतीश की यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, सतीश की वर्तमान आयु का रेशियो है आपका 8, कितना है 8। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 8 गुणा 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 24 वर्ष, कितना हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दीपाली ने कप का एक सेट 375 रुपये में खरीदा कितने में है 375 रुपये में, लेकिन बाद में पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए उसने 345 रुपये में बेचना पड़ा। ठीक, 345 रुपये में उसने बेच दिया। अब बोला गया है कि कितने प्रतिशत का उसे नुकसान हुआ, यहाँ पर हमें प्रतिशत में बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सीपी कितने का है, यानी कितने रुपए में खरीदा है, तो 375 रुपये में खरीदा है। बेचा कितने में है, यानी कि एसपी बेचा है आपका 345 में। ठीक, अब यहाँ पर उन्हें हानि होगी, तो हानि होगी कितने की, तो यहाँ पर 5 5, यहाँ पर 0 4 5 7 यानी कि 3, 30 रुपये की हानि हो गई। हानि 30 रुपये की हो रही है, किस पर हो रही है 375 पर, 375 पर। परसेंट निकालने के लिए हम 100 से इंटू करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसे पहले 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 2 बचा और 5 25, और यहाँ पर 5 दूनी 10, इसे नहीं काटते पहले। ठीक, इसे नहीं काटते, इसे हम 5 6 30 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 25 3 75 और 25 चौक 100, इस प्रकार से काट लेते हैं। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, कितने आ गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी 8% का उसे क्या हो गया नुकसान हो गया। ठीक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वर्ग बनाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल जो है वह कितना है आपका 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ बोला गया है यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, क्या बनाया जाए, वृत्त बनाया जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, एक ही तार है और उसी तार से क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, और उसी तार से क्या बनाया गया है, आपका वृत्त बनाया गया है। उसी तार से वर्ग बनाया गया था, उसी तार से वृत्त बनाया गया है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसका जो परिमाप है, इसकी परिधि के बराबर है, किसके, इसकी परिधि के बराबर है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसका जो परिमाप है और इसकी जो परिधि है वो आपस में बराबर होंगी, क्योंकि उसी तार से वर्ग बनाया गया है और उसी तार से वृत्त बनाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करें, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया जिसका क्षेत्रफल कितना है 121। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है तो वो क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर बराबर कितना है आपका 121।
यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट 121 और रूट से जब आप बाहर निकालोगे तो ये कितने का स्क्वायर होता है 11 का। ठीक, यानी कि भुजा हमें कितनी मिल गई 11 मिल गई। अब यहाँ पर हमें वर्ग का यदि परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, तो भुजाएं कितनी होती हैं 4 होती हैं। एक भुजा की वैल्यू कितनी है 11, तो 4 भुजाओं की कितनी हो जाएगी 44, कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। ठीक, 44 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर परिमाप मिल गया। अब परिमाप है हमारा 44 सेंटीमीटर और हमसे बोला गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि इसका परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि यानी परिधि 2πr, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों बराबर हैं, तो यानी परिधि की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। यानी कि हम यहाँ क्या क्या कह सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44, यही हम कह सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी कि 44 से सीधा 44 आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर त्रिज्या मिल गई। अब वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई में तो मान किसी का नहीं है तो पाई की हमें वैल्यू रखनी होगी, और पाई का मान होता है आपका 22/7 और आर की वैल्यू है आपकी 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 गुणा 7। तो 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 यानी कि 4 यहाँ पर इकाई अंक कहाँ पर है, तो 4 इकाई अंक हमारा यहाँ पर ये रहा। ठीक, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक।